अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। तो वालेकुम सलाम। सलाम सर। जी वालेकुम अस्सलाम सर। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाओ। मैम हफ्सा आज असाइनमेंट देखनी है। यस सर। जी सेशन लाइव है, आप स्टार्ट करें। जी ठीक है। स्क्रीन शो हो रही है आप? यस मैम, हो रही है। यस मैम। जी मैम हो रही है। ओके ठीक है। सो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि एक हम लोगों ने राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट टेक्स एन इनपुट नंबर एंड प्रिंट्स वेदर इट पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। एक मिनट, मैं ना इंटायर स्क्रीन शो करवाती हूँ, फिर आपको असाइनमेंट भी शो होगी। अब असाइनमेंट शो हो रही है? जी मैम हो रही है। ठीक है। अच्छा, एक हम लोगों ने प्रोग्राम लिखना है, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने इनपुट जो है वो यूजर से लेनी है और प्रिंट करवाना है कि भाई आया कि ये पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव है या फिर जीरो है। ठीक है। कंडीशन देनी है, कंडीशन स्टेटमेंट्स पे जो ये प्रोग्राम जो है वो मुश्तमिल होगा। सही है। तो अब हम इसका कोड लिखते हैं। इस क्वेश्चन की समझ आई आप लोगों को? जी मैम, आ गई थी। मैम आ गए। अच्छा ठीक है। मैम, अगर किसी स्टूडेंट ने किया है तो आप उसी से करवाएं, तो वो बताएगा कि मैंने किस किस तरह किया। ठीक है सर, सही है। चलिए, कोई विलिंगली बताना चाहे कि एक जिन्होंने वेरिएबल क्रिएट। असाइनमेंट स्टूडेंट ने किया है तो वो बताएं कि उन्होंने ये क्वेश्चन किस तरह किया है, ताकि सबको हम्म। पता चले। जी जी। मुझे कुछ स्टूडेंट के नज़र आ रही हैं असाइनमेंट्स, कुछ गलतियां भी हैं। अगर आप चाहते हैं तो मैं उनका रिव्यू कर सकता हूँ। जी सर, आप करें वो रिव्यू भी उनका। जी मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ अगर आप चाहते हैं तो। ठीक है सर, आप करें। मुझे राइट मिल, ठीक है। सो हमने सर। जी, मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है। ये सर शो हो रही है। यस सर, आ रही। राइट। सो यहाँ पे हमने एक रैंडमली किसी भी स्टूडेंट की असाइनमेंट उठाई है। इसमें जो हमें ठीक नज़र आया हम वो भी बता देंगे, जो गलत नज़र आया वो भी बता देंगे, ताकि सबको पता चल जाए। सो सवाल जी ये था ठीक कि है। पाइथन प्रोग्राम दैट टेक्स एन इनपुट नंबर एंड प्रिंट्स वेदर इट इज़ पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। तो एक गलती तो मुझे इसमें, ये गलती नहीं हम्म। कहना चाहिए, थोड़ा एक फाइन पॉइंट ये है कि आपको इनपुट में कुछ लिखना चाहिए था, राइट। ये जिस स्टूडेंट की भी असाइनमेंट है और बाकी उन्होंने भी जिन्होंने ऐसा नहीं किया उनको मे बी कहना चाहिए था कि प्लीज़ इनपुट नंबर। तो इससे आपको पता चलता है कि हाँ भाई हम मुझसे कुछ नंबर मांग रहे हैं। दूसरी गलती ये है कि असल में इस असाइनमेंट का मकसद ही ये था कि आपको इफ़ कंडीशन समझ आए, राइट। आपको ये पता चले कि इफ़ कंडीशन की मदद से कैसे पता चलता है कि अगर ऐसा है तो ये लिखो, अगर ऐसा है तो वो लिखो, अगर ऐसा है तो वो लिखो। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट ने क्या किया कि उन्होंने एक ब्लैंक इनपुट मांगी, उसके बाद इनपुट में जो भी डाला गया ना उसको सिंपली प्रिंट करा दिया। और यहाँ पे उन्होंने लगता है कि ट्राई किया 2 दफ़ा -8 डाल के, वो -8 बस प्रिंट करा दिया। नहीं, ये असाइनमेंट नहीं थी। सो आए अब हम इसको ठीक करके लिखने की कोशिश करते हैं। सो पहली बात तो ये है कि इनपुट में एक नंबर मांगना था, वो नंबर यहाँ माई नंबर में कॉपी होना था। अब जब वो माई नंबर में कॉपी हो गया है तो अब हमें कुछ इफ एल्स भी लगाने थे यहाँ पे, राइट। उसी से पता चलना था कि वो नंबर हमारा पॉजिटिव है, नेगेटिव है या ज़ीरो है। तो अगर वो नंबर पॉजिटिव होता तो क्या होना था, इफ़ माई अंडरस्कोर नंबर इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। जब कोई नंबर ग्रेटर देन ज़ीरो हो तो इसका मतलब होता है कि वो पॉजिटिव है। तो फिर आप हम्म। प्रिंट कराते हैं, फिर आप यहाँ कहते हैं कि
इट्स ए पॉजिटिव। पॉजिटिव नंबर। और यहाँ पे आप वो नंबर भी प्रिंट कराते हैं तो चलें और भी अच्छी बात है। बल्कि यूँ कह दें कि माई नंबर, ये जो माई नंबर है इज़ ए पॉजिटिव नंबर। तो ये जिन स्टूडेंट ने किया है इसको नोट कर लें। ये वो आई थिंक सवाल समझ नहीं पाए। अच्छा, तो इसको अब हम ट्राई भी करके देख लेते हैं। इसको हम यहाँ से फिलहाल डिलीट करते हैं, रन कर लेते हैं। ठीक है, अब पहली बात तो वो आपने खाली छोड़ दिया था ना, वो खाली नहीं था तो यहाँ पे अब ये ब्लैंक आ रहा होता आपके केस में। तो अब मुझे एक नंबर आया और इसमें मिसाल के तौर पे मैंने नंबर 7 लिख दिया, तो प्रिंट होगा 7 इज़ ए पॉजिटिव नंबर। अब आगे क्या करना है जी? हमें दूसरा मुझे बताया गया था कि आपने ये भी देखना है कि वो नेगेटिव या ज़ीरो तो नहीं है। तो इधर एलिफ लगाएंगे। हाँ जी, यहाँ पे हम एक एलिफ लगाएंगे। एलिफ आई अंडरस्कोर नंबर इज़ लेस देन ज़ीरो। ठीक है, अब अगर कोई नंबर लेस देन ज़ीरो तो उसका मतलब होता है कि वो नेगेटिव है। तो फिर आप क्या करेंगे? अब आप यहाँ पे प्रिंट करा प्रिंट देंगे। नेगेटिव। हाँ, माई नंबर इज़ ए नेगेटिव नंबर। तो इसको भी ट्राई कर लेते हैं। अब मैं इसको मे बी -8 ही दे देता हूँ जैसे स्टूडेंट ट्राई किया था। तो यहाँ लिखा आ जाएगा -8 इज़ अ नेगेटिव नंबर। लेकिन यहाँ पे वो नहीं लिखा आया इज़ अ पॉजिटिव नंबर। उसकी वजह क्या है कि आपकी ये वाली इफ़ कंडीशन ट्रू नहीं थी। तो ये वाली इफ़ कंडीशन ट्रू नहीं थी तो इसलिए इसने इस प्रिंट वाले कोड को नहीं एग्जीक्यूट किया, इसको स्किप कर दिया। फिर वो इस कंडीशन को चेक करने आया, उसको जब ये कंडीशन ट्रू मिल गई तो उसने सिर्फ ये वाला कोड प्रिंट कराया। अब आखिरी हमें क्या चेक करना है कि अगर वो ज़ीरो है तो फिर ज़ीरो भी बताओ कि वो ज़ीरो है। उसको कैसे करना चाहिए हमें? एल्स। Else my number is 0. 0। ठीक है, एल्स प्रिंट माई अंडरस्कोर नंबर इज 0। इसको भी रन करके देख लेते हैं। ठीक है जी, दिस इज़ 0। सो इसमें लेसन लर्न क्या है हमारे लिए कि आपको सवाल को अच्छी तरह पढ़ना चाहिए और उसके हिसाब से फिर आप इसको करें। लेकिन ये अच्छा हुआ कि हमारे पास एक इनवैलिड एग्जांपल आ गई तो हमने इसको खुद ठीक करके दिखा भी दिया। अब होपफुली जिस स्टूडेंट की असाइनमेंट है वो उसको अच्छी तरह समझ गए होंगे। और इसको अगर कोई सवाल है इसके ऊपर तो प्लीज़ पूछें बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इज दिस क्लियर? यस सर। सभी नेक्स्ट। क्लियर। ओके। दूसरा सवाल हमें ये दिया गया था कि क्रिएट अ प्रोग्राम दैट प्रिंट्स नंबर फ्रॉम 1 to 5 यूजिंग ए वाइल लूप। सो ये मेरे ख्याल से इनको सही समझ आया और आई होप कि बाकी स्टूडेंट्स को भी सही समझ आया। सो यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक अपना वेरिएबल आई डिक्लेयर किया, उसको 1 से स्टार्ट किया। और वाइल कंडीशन में उन्होंने लिख दिया कि जब तक मेरा जो वेरिएबल है वो 6 से छोटा है तब तक तुम ये लूप चलाते रहो। तो पहली दफ़ा उसने 1 प्रिंट करेगा, फिर वो उसमें 1 की जगह 2 हो जाएगा। दूसरी दफ़ा 2 प्रिंट करेगा, फिर तीसरी दफ़ा 3 4 5। जब ये 5 प्रिंट कर चुका होगा उसके बाद इसकी वैल्यू जब 6 हो जाएगी तो चूंकि ये कंडीशन फॉल्स हो चुकी होगी तो अगली दफ़ा ये 6 को प्रिंट करने नहीं जाएगा। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए समझना। इस पे हमने लास्ट टाइम भी जब हमने कुछ सवाल देखे थे तो स्टूडेंट्स को काफ़ी कन्फ्यूजन थी इसके अंदर। वो ये जो आई है ना ये यहाँ पे 6 हो जाएगा। आप प्रिंट को पहले लगा दें, बाद में लगा दें, शुरू में लगा दें, आखिर में लगा दें, आई की वैल्यू ने 6 हो ही जाना था। लेकिन वो 6 होने के बाद यहाँ पे प्रिंट की स्टेटमेंट में इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आई की वैल्यू, क्योंकि ये वाइल लूप यहाँ पे वो हो चुका है। इस वजह से आपको यहाँ पे जो है ये 6 प्रिंट होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। सो इसको हम रन करके भी देख लेते हैं, ये ठीक है। लेकिन जो मेरा पॉइंट है वो आपको साबित करने के लिए मैं ये एक प्रिंट नीचे लगा रहा हूँ और मैं ये कह रहा हूँ कि आफ्टर द लूप हैज़ फिनिश्ड द वैल्यू ऑफ आई इज
यहाँ पर मैं इस आई की वैल्यू प्रिंट करा रहा हूँ। आप में से कितने लोगों का ख्याल है कि ये 5 प्रिंट होना चाहिए, और कितने लोगों का ख्याल है कि यहाँ पे 6 प्रिंट होना चाहिए? सर 6 होगा यहाँ प्रिंट। राइट। अगर किसी को कंफ्यूजन थी कि यहाँ 5 प्रिंट होगा, तो आई होप कि वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। हम इसको रन करके देख लेते हैं। सही है। सो प्रिंट का मसला नहीं है। प्रिंट, अगर मैं इस प्रिंट को इधर लगा देता, कंट्रोल एक्स, तो लूप के अंदर भी 6 प्रिंट हो जाना शुरू हो जाता है। राइट। सो आई की वैल्यू 6 हो चुकी है। आप चाहें ना चाहें प्रिंट को बाहर लगाएं, या पहले लगाएं या बाद में लगाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। असल चीज़ जो है वो इम्पोर्टेंट आपके लिए समझना है कि इस लूप के अंदर, ये इस लूप के नतीजे में हमारा ये वेरिएबल आई जो है, हमने बाहर इसकी वैल्यू को फाइनल में प्रिंट कराया ना, तो फाइनल में ये 6 हो चुका है। अब चूंकि ये 6 हो चुका है, तो इसलिए ये दोबारा लूप में नहीं गया और इसने इसको प्रिंट नहीं कराया। तो ये हमने इसलिए किया है, जस्ट सो दैट यू अंडरस्टैंड द फाइनल पॉइंट्स हियर। बट ये असाइनमेंट, यानी ये क्वेश्चन ठीक था। आई होप इसमें मजीद कोई सवाल भी नहीं है। ये इन स्टूडेंट ने सही किया। आगे चलते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द फर्स्ट occurrence ऑफ अ लेटर ए इन अ गिवन स्ट्रिंग, यूज अ लूप एंड ब्रेक व्हेन ए इज फाउंड। अच्छा, ये तो मुश्किल सवाल लग रहा है। चलें इसको पहले समझने की कोशिश भी करते हैं। सो हमें ये कहा जा रहा है कि पहले एक हम इनपुट में यूज़र से एक स्ट्रिंग मांगेंगे, और उस स्ट्रिंग को मांगने के बाद हमें ये देखना है कि वो स्ट्रिंग जो है उसके अंदर लेटर ए जो है वो आता है या नहीं आता। वो जैसे ही हमें मिल गया, हो सकता है लेटर ए उसमें काफ़ी दफ़ा हो, लेकिन जैसे ही हमें लेटर ए पहली दफ़ा मिल गया ना, तो हम वहाँ से ब्रेक हो जाएंगे, और हम कह देंगे कि यार ए हमें मिल गया। सो यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट ने क्या किया है कि उन्होंने पहले वही एक प्रॉम्प्ट लिखी, यानी इनपुट के अंदर यूज़र को कहा कि हमें एक एंटर स्ट्रिंग इनपुट में दो। जो स्ट्रिंग दिया उसको हमने स्ट्रिंग वन के वेरिएबल में कॉपी कर दिया। उसके बाद आपने यहाँ पे एक फॉर लूप लगाया, और आपने फॉर लूप के अंदर उस स्ट्रिंग के अंदर अब जो एक एक कैरेक्टर आ रहा है ना, एक एक जो स्ट्रिंग के अंदर लेटर आ रहा है, A B C D जो भी आपने लिखा था वहाँ पे, वो यहाँ पे हमें मिलना शुरू हो गया। और उसके बाद आपने जो यहाँ पे किया है ये गलत है, इसको हम ठीक करते हैं। लेकिन अच्छी बात है कि आपने गलत किया, ताकि आपको भी गलती पता चल जाए और बाकी स्टूडेंट्स को भी पता चले कि इसमें क्या गलती है, और वो भी थोड़ा इस पर गौर करके हमें बताएं कि इसको इस तरह नहीं तो किस तरह करना चाहिए था। तो आपको यहाँ पे गलती नज़र आ रही है। मैं अगर इसको एक ऐसा स्ट्रिंग देता हूँ जिसमें ये नहीं है, तो ये क्या करेगा? मैं यहाँ पे इसको स्ट्रिंग दे देता हूँ QUICK, क्विक। क्विक के अंदर तो कोई ए नहीं होता। तो अब ये क्या करेगा? ये फिर भी कह रहा है ए इज, पहली बात तो ये कि ग्रामर भी ठीक रखा करें। राइट, ए इज फाइंड नहीं होता, ए इज फाउंड होता है। राइट, पास्ट टेंस। सो ए इज फाउंड इन स्ट्रिंग वन। तो ये कह रहा है कि हमें ए मिल गया है स्ट्रिंग वन के अंदर, तो ए तो नहीं है इसके अंदर। तो ये क्यों कह रहा है कि ए है इसके अंदर? सर इधर भी इफ एल्स कंडीशन यूज होगी। एग्जैक्टली। सो ये बेसिकली असाइनमेंट ये थी कि आपको लूप का भी समझ आए, और आपको लूप के अंदर इफ एल्स कैसे लगाना होता है वो भी समझ आए, और लूप के अंदर इफ के अंदर ब्रेक कैसे लगाना होता है वो भी समझ आए। तो आपने लूप तो लगा लिया, आपने ब्रेक भी लगा लिया, लेकिन आप इफ एल्स लगाना भूल गए। तो आपको क्या करना चाहिए था? आपको लिखना चाहिए था कि इफ ए इज इक्वल टू ए, तो फिर तुम ब्रेक करो, और ब्रेक करने से पहले ये प्रिंट भी कर दो कि यार मैं ब्रेक कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे मिल गया जिसकी मुझे तलाश थी। सो यहाँ पे आपको लिखना चाहिए था इफ ए इज इक्वल टू ए, और यहाँ इसी वजह से इस वेरिएबल का नाम शायद ए रखना इतना अच्छा नहीं है। मैं इसको ना कैरेक्टर कह देता हूँ, क्योंकि हम एक एक बारी बारी हर कैरेक्टर से जा रहे हैं ना तो यहाँ पे मैं इसको 4 कह देता हूँ, यानी कैरेक्टर जो है। तो वो हमारा 4 जो कि स्ट्रिंग वन के अंदर हम बारी बारी पहले पहले कैरेक्टर को देख रहे हैं, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, पहले क्यू को देख रहे हैं, फिर यू को, फिर आई को, फिर सी को, फिर के को। तो अगर इनमें से किसी की भी वैल्यू ए के बराबर है, तो पहले ये प्रिंट कर दो कि मुझे ये मिल गया, ए इज़ फाउंड इन स्ट्रिंग वन, और उसके बाद ब्रेक कर दो।
अम, हम्म सो अब अगर हम इसको चला के देखें तो देखते हैं कि क्या होता है। सो अब मिसाल के तौर पे हम फिलहाल इसको देते हैं एप्पल। सर हमें एक एल्स की भी तो लगा देनी चाहिए ना कि ए इज नॉट फाउंड। ये आपने बहुत अच्छी बात की है, हम उसी तरफ आ रहे हैं। और आप बल्कि चलें, मैं अभी एल्स लगाता हूँ, ये नहीं चलेगा, फिर आपने मुझे बताना है कि क्यों नहीं चल रहा। आप क्या सजेस्ट कर रही हैं, मैं एल्स लगा कैसे लगाऊं? यहाँ पे अगर हम लिख दें प्रिंट में ए इज नॉट फाउंड इन स्ट्रिंग। ठीक है, मैं यहाँ नॉट फाउंड लिख देता हूँ। अब आप देखिएगा कि होता क्या है और फिर मुझे बताना है कि क्यों नहीं चल रहा। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे लिख दिया कि ए इज़ नॉट फाउंड। ठीक है जी, ये मैंने लिख दिया। अब मैं दोबारा से इसको एप्पल लेता हूँ। तो हाँ नहीं, सॉरी, आप सही कह रही थी, क्योंकि हमने लूप से ब्रेक करा दिया ना। यू राइट। ये एल्स जो है ना, ये हमने लूप से ब्रेक करा दिया। इग्नोर व्हाट आई वाज सेइंग, जो मैं कह रहा था वो थोड़ा सा एडवांस चीज़ है। वो बेसिकली ये था कि अगर हमने यहाँ पे लिख दिया होता ना ए इज़ नॉट फाउंड, तो फिर वो चलना, फिर वो यहाँ पे प्रिंट फिर भी हो जाना था। लेकिन आपकी बात सही है, क्योंकि हमने यहाँ इफ और एल्स कर दिया है, तो मेरे हाल से ये सही चलेगा। बट जस्ट सो सर दैट मैं एक अपना करते पॉइंट हैं पूरा कर दूँ, क्विक वाला। मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर आप यहाँ लिख देते ना, मैं आपकी बात से शायद पहले ये समझा था इन स्ट्रिंग, तो ये गलत होता। अब इसने क्या करना था, अब इसने दोनों प्रिंट करना शुरू कर देना थे, जो कि हम बेसिकली नहीं करना चाह रहे। पहले इसने कहना था कि मुझे मिल गया, लेकिन लूप से बाहर अगर मैं कहता हूँ कि मुझे नहीं मिला, तो ये आप बात अभी भी प्रिंट कराना शुरू कर देता। इस केस में आप एक वेरिएबल का इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर मुझे मिल गया है तो फिर इस कंडीशन को आगे ना चलाओ, ये वाला प्रिंट भी स्किप कर दो। लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है, आप सही कह रही थी, अगर एल्स में हमने लिख दिया है तो वैसे ही स्किप कर देगा उसको। सर अगर ब्रेक ना लगाएं। अ, अगर हम अगर हम ब्रेक ना लगाएं तो फिर वही होगा जो मुझे शक था। इसलिए मैं पहले ये समझ रहा था कि या तो हम ब्रेक नहीं लगा रहे, या ये जो एल्स है ना, इसके अंदर इंडेंटेशन के साथ नहीं है। अगर हम ब्रेक नहीं फिर वो लगाते तो फिर फिर वो वो दोनों दो को प्रिंट कर देगा। तब भी वही होगा जिसका हमें डर था। इसलिए यहाँ पे ब्रेक बहुत ज़रूरी है। पहले लेटर में एप्पल में जब उसको ए मिलेगा तो वो कह देगा मुझे ए मिल गया। फिर जब वो पी पे जाएगा तो उसको ए नहीं मिलेगा, तो बोलेगा मुझे नहीं मिला। तो इसलिए यहाँ पे ब्रेक बहुत ज़रूरी था। इसलिए जो पहले ये हमें बताया मिस ने, ये बिल्कुल सही बताया है कि हमें ब्रेक लगाना होगा, और ब्रेक की मदद से ही फिर ये असाइनमेंट हल होगी, वरना ये हल नहीं हो सकती थी सही तरीके से। और मतलब वो सर दोनों अगर को हम इसे प्रिंट करता है। सॉरी। मतलब सर वो दोनों को प्रिंट। हाँ बोल दें, आप बोल दें। सर आप कहते हैं पहले। मैं कह रहा था ये दोनों को प्रिंट करता है। जैसे हम एक पहले इफ की लगाते हैं और एल्स की लगाते हैं, या तो वो इफ कर लेता है या तो वो एल्स कर लेता है। लेकिन इसमें वो दोनों करता है अगर ब्रेक ना लगाए तो। नहीं, ये ऐसा नहीं हो रहा बेसिकली। हमारा ना ये लूप जो है, ये हर दफ़ा बारी बारी इन तीनों लेटर्स पे चल रहा है। पहली दफ़ा इस लूप में कैरेक्टर की वैल्यू ए आ रही है। दूसरी दफ़ा पी, पी, एल और ई, ये पांच वैल्यूज इसके अंदर ना बारी बारी आ रही हैं। तो ये पहली बारी में चेक कर रहा है कि मुझे जो जो कैरेक्टर मिला है वो ए के बराबर है। अगर वो ए के बराबर है तो वो यहाँ पे प्रिंट कर रहा है कि यार ये तो ए के बराबर है। और पहली बारी में ना वो ये वाली लाइन प्रिंट नहीं कर रहा। दूसरी बारी में जब वो आता है और उसको ए की जगह पी मिल जाता है, तो फिर वो ये वाली लाइन नहीं बल्कि दूसरी लाइन प्रिंट कर देता है। इसी वजह से आपको ये प्रिंट जो है ना, ये पांच दफ़ा ही होता नज़र आ रहा है। लेकिन पहली दफ़ा उसको जो एप्पल का ए है वो ए मिल गया था। और फिर ये पी, पी, एल, ई, ये जो आखिरी चार है ना, ये उसने पी, पी, एल, ई के लिए प्रिंट कर दिए। लेकिन हमारी असाइनमेंट लेकिन ये कहती सर थी उसे कि जी जी। लेकिन उसे ये तो मिल गया है ना, तो वो आगे कोड क्यों रन कर रहा है? उसको ये तो मिल गया है, उसको एग्जैक्टली वहीं रुक जाना चाहिए। हाँ, उसको नहीं, उसको वहीं रुक जाने जाने के लिए ये ब्रेक लगाना लाजमी है। ये इसी यही ब्रेक हमारा मिसिंग लिंक है। अगर आप चाहते हैं कि आपका लूप मजीद ना चले और अब आप अपने लूप से बाहर आना चाहते हैं, तो लूप से बाहर आने के लिए ही आपको ब्रेक लगा। सो इस प्रॉब्लम नहीं, को अवॉइड करने के लिए हमने ब्रेक लगाया। मेरे कहने का मकसद है, अगर हम ब्रेक नहीं लगाते वो दोनों को प्रिंट कर देगा। वो आगे चला जाएगा कोड में। अगर हम ब्रेक नहीं लगाते तो वो एक वक्त में एक को ही प्रिंट करेगा। इस मसले को हल करने के लिए मैं अभी आपको आपके सामने एक और एग्जांपल लेके आता हूँ।
अगर मैं तो इनपुट सर में ना एप्पल नहीं सिर्फ ए दे दूँ तब क्या होगा आपके ख्याल से? तब भी ये दोनों प्रिंट होंगे? नहीं, सिर्फ एक प्रिंट होगा। जी जी, दोनों प्रिंट होंगे। नहीं, दोनों नहीं होंगे, राइट? अब मैं आपको मसला समझ गया अच्छा। था, आपको लग रहा था कि दोनों प्रिंट होंगे, ऐसा नहीं हो रहा। अगर आपने एक वक्त में सिर्फ एक ही कैरेक्टर दिया है ना, तो इस वक्त एक वक्त में वो एक ही को ही सही कर रहा है। अब मैं एक एप्पल की जगह APP ऐप दे देता हूँ, तब आप देखेंगे कि अब वो क्या कर रहा है। वो पहली दफ़ा ए के लिए चल रहा है, दूसरी दफ़ा पी के लिए चल रहा है, तीसरी दफ़ा बी के लिए चल रहा है। तो इस वजह से अब वो ये कर रहा है। तो ऐसा नहीं हो रहा कि वो एक ही वक्त में इफ को भी चला रहा है, एल्स को भी चला रहा है, ऐसा तो होता ही नहीं है। वो एक वक्त में एक को ही चला रहा था, लेकिन लूप चूंकि 3 कैरेक्टर्स के लिए चल रहा था, तो इसलिए वो बारी बारी ये प्रिंट कर रहा था। हमने अब चूंकि ब्रेक कर दिया, हमने कहा यार तुम्हें जैसे ही ए मिल गया ना तो आगे ना चलना, तो इसलिए फिर वो ये जो चीज़ है बेसिकली यहाँ पे ब्रेक हो गई है। लेकिन एक प्रॉब्लम अभी भी शायद इसके अंदर है, जो कि मेरे ख्याल से आप लोगों ने और नहीं किया। अगर मैं इसको चेयर दे दूँ फिर क्या होगा? तो सर पहले 2 बार आएगा ए इज नॉट फाउंड, और फिर आएगा ए इज फाउंड, फिर 2 बार आएगा ए इज नॉट फाउंड। नहीं, वो फिर 2 बार नहीं आएगा, क्योंकि इधर तो आपने ब्रेक लगवा दी थी मुझसे, आपने सही किया था, यहाँ से तो ब्रेक लगा के आपने वो हटा दिया था। लेकिन हम तो ये भी नहीं चाहते थे ना कि ये लिखा, ये भी नहीं लिखाना चाहिए था। सर यहाँ पे हमें इंडेक्स देंगे कि इस इंडेक्स पे ये पड़ा हुआ है। हाँ नहीं, ये सॉरी, इस मसले का ज़्यादा सिंपल हल ये है कि हमें प्रिंट कराना नहीं चाहिए था, राइट? असाइनमेंट तो हमें कह रही थी कि यार अगर ए मिला है तो बताओ, नहीं मिला तो कुछ ना करो। तो हमें इसको इस एल्स की बेसिकली यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं थी। ये तो मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए बताया, असल में इसका सोल्यूशन आई थिंक ज़रा ज़्यादा सिंपल है। वो ये है कि बस ये कर दो। सर अगर हम इस तरह भी कर सकते हैं कि एल्स के बाद ब्रेक लगा दें। नहीं, एल्स के बाद ब्रेक लगाने से तो आपको फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि एल्स के बाद अगर आप ब्रेक लगाएंगे तो वो पहले कैरेक्टर को ही देखेगा। अगर उसकी किस्मत अच्छी हुई, पहला कैरेक्टर ए हुआ तो वो चला देगा, अगर नहीं हुआ तो वो यहीं पे ब्रेक कर जाएगा। हम ये तो नहीं चाहते। हम बेसिकली ये चाहते हैं कि जब हमें ए मिले तो तभी हम इसको ब्रेक करें, अदरवाइज हम इसको ब्रेक ना करें। और सर ये इसका सिंटेक्स है जो इफ के आगे हमने ब्रैकेट में लिखा है, स्मॉल ब्रैकेट में, अगर हम स्मॉल ब्रैकेट के बगैर भी लिख सकते हैं? हाँ, ये ऑप्शनल है, आप ब्रैकेट के बगैर भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट के साथ भी लिख सकते हैं, बल्कि इसकी ब्रैकेट हटा देते हैं। अगर आपने इससे पहले नहीं देखा, इस तरह भी चल जाता है। लेकिन कभी कभार लोग जो है ना वो जैसे मिसाल के तौर पे, क्या पता आपको यहाँ पे एक और भी लगाना पड़ जाता, और आपको कोई एंड भी लगाना पड़ जाता, तो कभी कभार लोग क्या करते हैं कि इसको क्लियर करने के लिए कि यार ये कंडीशन मेरी इस तरह है, उसके बाद मैं एक और लगाने जा रहा हूँ, फिर और में मैं एक और कंडीशन लिखूंगा, फिर मैं मे बी एक और लगाने जा रहा हूँ। तो कभी कभार ना लोग ये इनको एक दूसरे से विजुअली सेपरेट रखने के लिए, कि साफ दिखें कि यहाँ से मेरी एक कंडीशन ख़त्म हो रही है, यहाँ से मेरी और की कंडीशन दूसरी शुरू हो रही है, तो वो ये वाले जो है ना ब्रैकेट, इसको पैरेंथेसिस कहते हैं, ये वाले ब्रैकेट लगा देते हैं। लेकिन अगर आप ये लगाएं या ना लगाएं आपकी मर्जी है, दोनों केसेस में ये चलती है। ओके सर। सर जो आपने सबसे पहले प्रिंट करवाया था अलहदा से लिख के, तो सर वो उसी का ये मतलब होगा ना कि जब कोड इस ब्लॉक से बाहर निकल जाएगा इफ स्टेटमेंट से, तो तभी वो अलहदा प्रिंट होगा। हाँ, जो सब जो आप इसकी इसी एग्जांपल, बिल्कुल ये एग्जांपल ये है कि जब हमारा ये वाइल ख़त्म हो जाएगा ना, तो वाइल के बाद आगे प्रोग्राम ने आगे भी तो कुछ करना होगा। तो ये वाला प्रिंट हमेशा प्रिंट होगा, चाहे जब जब ये वाइल ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद आगे जाके ये प्रिंट होगा। वाइल लूप के अंदर सिर्फ वो चीज़ प्रिंट हो रही होती है जो कि वाइल के इंडेंटेशन ब्लॉक नो के अंदर सर, जो होती है। ये जो अभी आप कर रहे थे उसी में आपने, जब आपने कहा जी। कि ये थोड़ा एडवांस लेवल पे है। ओ हाँ, अच्छा, सॉरी, आपका सवाल इससे रिलेटेड है। जो एडवांस है, हाँ, एडवांस लेवल पे जो मैं बात कर रहा था वो बेसिकली ये वाली चीज़ थी, कि हम्म। बिल्कुल आपका यहाँ पे अगर आपने लिखा होता ना कि प्रिंट, तो वहाँ पे ये स्टेटमेंट, ये वो स्टेटमेंट वैसी स्टेटमेंट है जो मैंने पिछली असाइनमेंट में भी आपको दिखाई, कि यहाँ पे भी आप लूप के बाद भी एक प्रिंट लगा सकते हैं, कि भाई जब मेरे लूप का सारा मामला ख़त्म हो जाए और मेरा लूप चलना बंद हो जाए, तो उसके बाद तुम एक लाइन प्रिंट कर दो। तो वही प्रिंट अगर मैं इधर लगाता ना और ए इज़ नॉट फाउंड लिख देता, तो इसने हमेशा प्रिंट करते रहना था कि ए इज़ नॉट फाउंड। ये चीज़ मैं नहीं करना चाह रहा था, तो इसलिए मैंने फिर ये यहाँ पे प्रिंट नहीं लगाया। और इसलिए हमें यहाँ पे अब एल्स की भी ज़रूरत नहीं है। तो यानी ये असाइनमेंट सिंपली इसी तरह से सॉल्व हो सकती है कि यार मुझे अगर ए मिल गया तो यहीं पे ब्रेक कर दो, और सिंपली प्रिंट कर दो कि मुझे ये मिल गया है स्ट्रिंग के अंदर। और अगर मुझे नहीं मिला तो यानी ये असाइनमेंट हम थोड़ी सी कम्प्लेक्स भी बना सकते थे, अभी हमने नहीं बनाया, चलें अच्छी बात है, लेकिन मे बी इसका नेक्स्ट इटरेशन में हम कर सकते हैं।
तो अब मैंने सिर्फ क्विक लिखा है, क्विक में तो ये नहीं होता, तो इसने कुछ भी प्रिंट नहीं किया। लेकिन ये असाइनमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो इसलिए ये सिंपल लॉजिक आपकी काफ़ी है। लेकिन अगर असाइनमेंट की रिक्वायरमेंट होती ना कि ये एल्स में प्रिंट करे कि यार मैंने सारे कैरेक्टर ढूंढ लिए, मुझे ए नहीं मिला, तब मैं क्या करूँगा, तो वो एक थोड़ा सा शायद ज़रा एडवांस्ड है, मुझे नहीं पता कि अभी हमें बताना चाहिए स्टूडेंट्स को या नहीं। उसमें फिर मुझे एक सेपरेट वेरिएबल रखना पड़ता जो ट्रैक करता कि मुझे ए मिल गया या नहीं मिला। वो अक्रॉस ऑल द कैरेक्टर्स ना उसको ट्रैकिंग कर रहा होता कि मुझे ए मिल गया या नहीं मिला। और जब उसको ए मिल जाता तो फिर वो उसके हिसाब से आगे एक्शन लेता। जी ठीक है, सही। ओके, अगले असाइनमेंट पे जाते हैं। सो क्रिएट अ प्रोग्राम दैट प्रिंट्स ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 skipping odd numbers using the continue statement। सो ये जिन स्टूडेंट की असाइनमेंट है, बाय द वे आपको मुझे लगता है कि बहुत सारा रिवीजन की ज़रूरत है, और क्योंकि ये भी दुरुस्त नहीं है। बट ये अच्छी बात है कि बाकी स्टूडेंट्स के लिए एज एन एग्जांपल आ रहा है कि इसमें क्या, क्योंकि जब आप किसी का काम में गलती निकालें तो आपके इंटरेस्ट भी ज़्यादा होता है और आप सीखते भी ज़्यादा हैं। तो इसमें क्या गलती है जी, आपको कुछ नज़र आ रही सर कंटिन्यू का मतलब नहीं लगाया है? राइट, फंक्शन। कंटिन्यू कैसे लगाना चाहिए था इनको? इफ कंडीशन में पहले फॉर if लूप लगाना I divided पड़ना by था 2, इन रेंज के साथ, उसके बाद इफ कंडीशन यूज होगी। सर इस तरह if I divided by 2 is equal to 0 और सॉरी 1, तो हम कंटिन्यू कर देंगे कि जहाँ पे भी ऑड नंबर आए उसको छोड़कर अगला लिख दो। ठीक हो गया। सो पहले तो आप बारी बारी हर मिस्टेक को ठीक करते हैं। आई थिंक आपका, आप दोनों का जवाब बिल्कुल सही है। सो सबसे पहले तो उन्होंने कहा था कि यार हमें नंबर 1 से 10 तक चाहिए। तो असाइनमेंट अगर आपको ये कह रही है कि आपको नंबर 1 से 10 तक स्टार्ट करना है, तो आपको 2 से स्टार्ट ही नहीं करना चाहिए था। सो पहले तो इस मिस्टेक को ठीक करते हैं। सो आई को 1 से स्टार्ट करना चाहिए था। दूसरी बात वो हमें क्या कह रही है कि वाइल आई इज़ लेस देन और इक्वल टू 10। चलें, ये बात हम मान लेते हैं। उसके बाद वो दूसरी बात हमें क्या कह रही है कि आपने ऑड नंबर्स को स्किप करना है। अब चूंकि वो ऑड नंबर्स को स्किप करने की क्या हमें कह रही है, यूजिंग द कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो ये काम आपने सही किया है, ये जिस स्टूडेंट ने किया उन्होंने चले अपनी तरफ से एक और तरीके से इस मसले को हल करने की कोशिश की कि भाई मैं आई के अंदर बजाय 1 का इजाफा करने के ना आई में 2 का इजाफा कर देता हूँ। पहली बारी आई की वैल्यू 2 होगी, दूसरी बारी आई की वैल्यू 4 हो जाएगी, क्योंकि मैं यहाँ पे दो दो का इंक्रीमेंट करता जा रहा हूँ। फिर 6, फिर 8, फिर 10। लेकिन असाइनमेंट आपसे ये नहीं कह रही थी, असाइनमेंट ये कह रही थी कि आपने ऑड नंबर्स को बाकायदा स्किप करना है यूजिंग द कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो आपको यहाँ पे एक इफ कंडीशन लगानी पड़ती है, और ये असाइनमेंट आपको इफ कंडीशन सिखाना चाह रही थी, ना कि सिंपली वाइल लूप विद स्टेप काउंटर, 2 का स्टेप काउंटर। तो यहाँ पे आपने इसको बढ़ाना बाय 1 ही है, और जब बाय 1 बढ़ाना है, और इधर आपने क्या करना है कि अगर मेरे आई की वैल्यू जो है, इफ आई इज डिविजिबल बाय 2। दूसरा जो आपने जवाब दिया उसमें आपने डिवाइड बोला, डिवाइड की बात नहीं है, राइट, हम रिमाइंडर की बात कर रहे हैं। डिवाइड बाय 2 नहीं होता, हमें देखना होता है कि डिवाइड बाय 2 से जो रिमाइंडर आएगा वो क्या होगा। और रिमाइंडर का ऑपरेटर पाइथन में डिवाइड नहीं होता, बल्कि ये परसेंटेज का साइन होता है। सो इफ आई रिमाइंडर बाय 2 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब है कि ये नंबर जो है ये सर इवन है। सॉरी, यहाँ पे 1 आएगा ना, फिर ही हम कंटिन्यू करेंगे। हाँ सॉरी, आप सही कह रही हैं। अगर यहाँ पे 1 आएगा तो ये ऑड है, और इसको स्किप कर दो। हाँ, अब इसमें भी आपकी मर्जी है, ये नहीं है, आपके पास दोनों ऑप्शन है। चलिए पहले मैं आपको दोनों दिखाता हूँ। पहले मैं आपको वो दिखाता हूँ जो मैं सोच रहा था, और फिर जो जिस तरह आप सोच रहे हैं हम वो भी करके देखते हैं। सो पहले मैं इसको कहता हूँ कि ये इवन नंबर है, डोंट स्किप। तो अब पता चला कि भाई ये तो इवन नंबर है। अगर ये इवन नंबर है तो क्या करो, इसकी वैल्यू को प्रिंट कर दो। सो यहाँ पे प्रिंट आई कर दो। ओके जी। सो हाँ, सो आप देखते हैं अब क्या होगा। ये चलेगा या इसमें मैंने कोई मिस्टेक तो नहीं छोड़ी हुई? ठीक है जी, अब 2, 4, 6, 8 और 10 आ गया। दूसरा तरीका क्या था जो आप सोच रही थी, वो भी पॉसिबल है, लेकिन वो इससे थोड़ा मुश्किल होना था। वो ये होना था कि ये अगर 1 है तो इसका मतलब है कि ये आ गया हमारे पास ऑड। तो फिर अब में मैं ही ना। इफ के में कुछ भी प्रिंट ना करो, और एल्स पे जाके ना इसको प्रिंट कर दो। ये भी ठीक है। फिर आपको इफ पे यहाँ पे पास रखना पड़ता, क्योंकि खाली इफ तो आप छोड़ नहीं सकते थे। और अब इसको भी चला के देख लेते हैं, लेकिन ये नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, 2-3 लाइनें एक्स्ट्रा लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो मैं सजेस्ट कर रहा था वो आई थिंक ज़्यादा सिंपल है।
बट सर हमने कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज करनी है ना। ओ हाँ सॉरी यार, मैं भूल गया, आपसे कह रही हूँ। एक्चुअली यार, आई थिंक यू आर मच स्मार्टर देन आई। सो कंटिन्यू को कैसे करेंगे? इसके बाद सर कंटिन्यू लगाएंगे इसके तो बाद। हाँ, देंगे और राइट, एल्स की भी जरूरत नहीं रहेगी। बिल्कुल सही है। तो अगर हमारे पास, और अगर ये ऑड नहीं है तो फिर ही क्या करेगा? यहाँ पे प्रिंट आई कर देगा। आप ये कह रही हैं ये इस तरह करूँ मैं? ये सर ट्राई कर लें, हो सकता है। हाँ नहीं, आई थिंक ये बिल्कुल सही है। ये चल जाना चाहिए। ठीक है, अब ये एक इन्फिनिट लूप में फंस गया है। अब ये इस कोड में क्या आ गया, आप मसला बताएं। ये वही मसला है जो हमें लास्ट टाइम आया था, रिमेम्बर? कंटिन्यू का डेंजर क्या होता है? आपने इस लूप को ख़त्म भी तो करना है। इस लूप को ख़त्म करने के लिए आई की वैल्यू को बढ़ना भी तो चाहिए। अब हमने जिस शक्ल में इसको छोड़ दिया ना, इस लूप को, उस शक्ल ये में सर आपकी आई की वैल्यू बढ़ ही नहीं रही है। क्योंकि आप ये कंटिन्यू की मदद से, हाँ, क्योंकि आप कंटिन्यू की मदद से अपने आई की वैल्यू को कभी बढ़ा ही नहीं रही हैं। तो इसका हाल क्या करें? आई प्लस इज इक्वल टू 1 को हम ऊपर ले जाएंगे। एग्जैक्टली, सो आई प्लस वन को कंटिन्यू से ऊपर रहना चाहिए इस केस में। क्योंकि कंटिन्यू और की मदद से आपने क्या किया कि आपने सारा का सारा कोड स्किप कर दिया, तो आई को बढ़ा ही नहीं रहा था। जब वो आई को बढ़ा ही नहीं रहा था तो वो वाइल लूप में फंसा हुआ था। वो वाइल लूप की कंडीशन को कभी फॉल्स हो ही नहीं रही थी, वो हमेशा ट्रू ट्रू जा रही थी हमारे पास। हमें आई को भी तो 0 के इक्वल कर देना चाहिए ना। एग्जैक्टली हमें आई को जीरो की इक्वल कर देना चाहिए, क्योंकि अब हम स्टार्ट में ही आई को वन से स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पे एंटर होंगे तो हम वन से स्टार्ट यहाँ से कर देंगे। अगर हम वैसे ना भी करें तो फर्क मेरे ख्याल से नहीं पड़ेगा, बट वी कैन ट्राई बोथ वेज एज वेल। सो 2 4 6 8 और 10 हो गया। और अगर हम आई को वन से भी स्टार्ट कर देते तो मेरे ख्याल से कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। जी सर बस वो रिक्वायरमेंट थी कि 1 से स्टार्ट होना चाहिए इसलिए। हाँ जी। सो 2 4 6 8 और 10। सो थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी। मैं इस सोल्यूशन में आपको गलत बता रहा था, एंड थैंक यू फॉर द पार्टिसिपेशन। सो लेकिन अब आई होप ये स्टूडेंट्स को क्लियर होगा कि इस अगेन आपको पता चला कि प्रोग्रामिंग में एक काम को करने के तीन चार तरीके हैं। एक वो जो कि बिल्कुल डिफरेंट तरीका था जो स्टूडेंट ने स्टार्ट में किया। जब मैंने उसको ठीक करने की कोशिश की तो मैंने भी कर दिया उसको ठीक, और वो भी बिल्कुल सही था। लेकिन वो हमारे प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट नहीं थी। प्रोग्राम जो हमें हम असाइनमेंट में कहा गया था वो एक बिल्कुल डिफरेंट तरीके से कहा गया था कि हमें लाजमी कंटिन्यू का इस्तेमाल करना है। फिर हमने कंटिन्यू का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन इसमें वही ट्रैप हमारे सामने आया। हम फंस गए कि हमने अपने आप को इन्फिनिट लूप में फंसा लिया। तो इन्फिनिट लूप से बाहर रहने के लिए आप अपनी जो लूप को ख़त्म करने वाली जो स्टेटमेंट्स होते हैं उनको कंटिन्यू के बाद नहीं रख सकते। अगर आपको इस तरह के हालात आ गए हैं और आपको कंटिन्यू लगाना पड़ रहा है तो मेक श्योर कि आपके लूप को ख़त्म करने वाली स्टेटमेंट्स कंटिन्यू से पहले चल जाया करें। वो अगर कंटिन्यू के बाद होंगी तो आप इसी तरह अपने आप को एक इन्फिनिट लूप में फंसा लेंगे। और यहाँ पे भी हम लिख देते हैं ये ऑड है, और इसको स्किप कर दो। ये कमेंट भी ठीक होना चाहिए। बाय द वे, मेक श्योर योर कमेंट्स आर आल्सो अपडेटेड। अक्सर हमारे ये भी होता है कि हम कोड को तो ठीक कर लेते हैं लेकिन कमेंट को पुराना रहने देते हैं। तो बाद में अगर कोई और आपका कोड रिव्यू कर रहा होगा ना प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में, वो आपके कमेंट्स को अगर रीड करेगा तो उसको समझ नहीं आएगी कि आप यहाँ क्या कहना चाह रहे थे। तो कोड को अपडेट करें, कमेंट्स को भी अपडेट कर दें साथ साथ। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इम्प्लीमेंट अ पाइथन फंक्शन दैट डज नथिंग इनसाइड इट्स लूप यूजिंग द पास स्टेटमेंट। Implement a Python function that does nothing inside its loop using the pass statement. हमने फंक्शन पढ़े हैं या अभी फंक्शन पढ़ना है हम लोगों ने? पढ़ना है अभी सर। सर अभी तो पढ़ने हैं। ठीक है, सो अभी फिर फंक्शन के जरिए से उसको हल नहीं करना चाहिए। फिर ये आई थिंक डायरेक्ट हम बस ये कोड लिख देते हैं, ये सही है। इसमें भी आई थिंक हमारे स्टूडेंट को नहीं समझ आई कि ये असाइनमेंट क्या है। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने यूज़र से दो इनपुट मांगे। उन्होंने कहा कि अगर इनपुट ए जो है वो इनपुट बी से ज़्यादा है तो फिर कुछ ना करो,
अदरवाइज ये प्रिंट कर दो कि ए इज़ लेस देन बी। मुझे लग रहा है कि शायद या तो गलत कॉपी पेस्ट हुआ है या ये किसी और असाइनमेंट का उन्होंने यहाँ पे सवाल लिखा है, क्योंकि इसमें जो कुछ उन्होंने लिखा हुआ है इसका तो हमारे कोर फंक्शन से कोई ताल्लुक ही नहीं था। हमें सिंपली ये कहा गया था कि यार आपने एक वाइल लूप लिखना है। सो इस सारे को मैं डिलीट कर देता हूँ। हमें सिंपली ये कहा गया था कि आपने एक लूप लिखना है जो कि बेसिकली कुछ भी ना जो कि कुछ भी ना करे। सो हम यहाँ पे लिखते हैं I is equal to 1 while while I is less than maybe 5, I plus equal to 1। और यहाँ पे मिसाल के तौर पे पहले हम इसका वो लिखते हैं कि जहाँ पे ये कुछ कर रहा होगा। सो मिसाल के तौर पे यहाँ पे क्या करेगा जी, यहाँ पे 1 2 3 4 प्रिंट करा देगा। उसके बाद हम ये कहते हैं कि नहीं यार, हमारा ये जो लूप है ना, हम चाहते हैं कि ये कुछ भी ना करे। तो ये जो प्रिंट आई वाला काम है, इसको हम कहते हैं कि यार इसको तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं अगर इसकी जगह पे पास लगा दूं तो फिर क्या होगा? सर और इस एम्प्टी होगा, कुछ भी रन नहीं होगा। कुछ भी रन नहीं होगा। बस वो हम्म आई को क्योंकि हम प्रिंट नहीं करवा रहे कुछ। ठीक है, ये देख लेते हैं। चलो ज़बरदस्त। सो ये असाइनमेंट पूरी हो गई। ठीक है, आपने पास लिख दिया और कुछ भी नहीं हुआ। अगेन, क्योंकि अभी भी हमारे जहन में ताज़ा है मिस्टेक, अगर मैं ये कर देता पास की जगह कंटिन्यू कर देता फिर क्या होना था? सर इनफिनाइट लूप आ जाती एग्जैक्टली हम फंस जाते हैं, क्योंकि अब हमारे आई की वैल्यू में कभी इजाफा होना ही नहीं था। आई की वैल्यू ने कभी 5 तक पहुंचना ही नहीं था, इसलिए इस प्रोग्राम ने कभी ख़त्म होना ही नहीं था। तो पास से ये हुआ है कि हम बस कह रहे हैं कि कुछ ना करो, वो चल रहा है लेकिन वो आगे जाके इस लाइन को फिर भी चला रहा है। लेकिन अगर मैं पास की जगह कंटिन्यू लिख देता तो उसने इस लाइन को भी नहीं चलाना था और फिर आगे मसला हो जाना था। तो बट आई थिंक दिस इज़ क्लियर, ये इतनी मुश्किल असाइनमेंट नहीं थी। So write a one-liner Python code to print even if a number is even and odd if it is odd। तो अब हमें कहा जा रहा है कि आप प्रिंट कराएं even if the number is even otherwise odd। ओके, इस प्रोग्राम को देख लेते हैं। यहाँ पर ये हमें कह रहे हैं कि प्रिंट करो even if input enter a number, और उसको उन्होंने इंटीजर में कन्वर्ट करके उसका जो है वो रिमाइंडर निकाला है 2 के साथ। और 2 के साथ जो उसका रिमाइंडर निकाला है वो उसको उन्होंने कहा है इक्वल टू ज़ीरो। हाँ सॉरी, आई थिंक अरसलान का मैं कमेंट इसमें चैट में देखना भूल गया। आप सही कह रहे हैं, मैं इसको रिमाइंडर कह रहा हूँ ताकि ये लोगों के लिए समझना आसान हो, लेकिन इसको टेक्निकल ज़बान में मॉड्यूलस ऑपरेटर कहा जाता है। सो मॉड्यूलस हो या रिमाइंडर हो, ये एक ही चीज़ होती हैं दोनों। सो अब यहाँ पे ये इसका रिमाइंडर निकाल रहा है 2 के साथ या मॉड्यूलस कर रहा है 2 के साथ, और अगर वो ज़ीरो है, अगर ये बात दुरुस्त नहीं है, तो वो सिंपली ऑड कलर्स प्रिंट करा रहा है। तो ये बिल्कुल ठीक ही है इन स्टूडेंट ने असाइनमेंट। और अच्छी बात यह है कि वन लाइनर में ही करने को कहा गया था तो उन्होंने वन लाइन में ही ये किया है। सो ये आपके सामने एक डिफरेंट सिंटैक्स नज़र आया कि हमने इससे पहले इफ़ और एल्स को दो अलग अलग लाइनों में लिखा हुआ देखा है, लेकिन अगर आपकी सिंपल कंडीशन हो तो आप इफ़ और एल्स को एक ही लाइन में भी कर सकते हैं। फ़र्क थोड़ा सा है, अगर आप गौर करें तो फ़र्क क्या है कि आमतौर पे जब आप इसको दो लाइनों में कर रहे होते थे तो आप यहाँ पे इफ़ कंडीशन लिखते थे और फिर यहाँ पे इफ़ में जो भी होना था वो लिखते थे, फिर आप एल्स लिखते थे और एल्स में जो भी होना है वो उसके नीचे लिखा करते थे आप। इस तरीके से होता था। लेकिन यहाँ पे ये जो इवन का प्रिंट होना है वो उसने इफ से पहले लिख दिया है। अदरवाइज यहाँ पे इवन का प्रिंट होना जो है वो होता अगर आप इसको प्रॉपर दो लाइनों में कर रहे होते हैं। बट सिंगल लाइन में जो होता है वो इफ की कंडीशन के में जो होना चाहिए वो पहले ही आ जाता है, इफ की कंडीशन उसके बाद में आती है, और एल्स में उसी तरह ही होता है। तो ये सही है, इसको हम चले रन भी करके देख लेते हैं। इसको अगर नंबर 7 देता हूँ तो ये ऑड प्रिंट करा देगा। दिस इज क्लियर, वी शुड मूव ऑन।
Yes, sir. Create a program that checks if a number is both divisible by 2 and 3. सो अब हमें इनपुट में एक नंबर दिया गया है और हमें कहा जा रहा है कि ये चेक करो कि क्या वो नंबर 2 से भी तकसीम हो जाता है और 3 से भी तकसीम हो जाता है। सो यहाँ पे क्या मिस्टेक है? किसी को मिस्टेक नज़र आ रही है? इक्वल सर इज इक्वल टू 0 लगाना था। इज इक्वल टू 0 लगाना था, बिल्कुल। और अगेन इज इक्वल टू आप तो बोल रही हैं मेरे ख्याल से, लेकिन आप कहना चाह रही हैं डबल इक्वल टू 0। जी सर। सो डबल इक्वल टू 0 लगाना था। सो जब किसी ना इस नंबर को जब 2 से डिवाइड किया जाए तो इसका रिमाइंडर 0 आ जाए तो इसका मतलब है कि ये नंबर 2 पर तकसीम हो जाता है। एंड अगर इस नंबर को 3 पे डिवाइड किया जाए और इसका रिमाइंडर 0 आ जाए तो ये नंबर 3 पर भी तकसीम हो जाता है। और अगेन स्पेलिंग मिस्टेक का ध्यान किया करें, क्योंकि ये सो स्पेलिंग मिस्टेक पे बाय द वे हम क्यों मैं ज़ाती तौर पे क्यों इतना फोकस करता हूँ, इसकी वजह ये है कि आप जब यही डिविजिबल जो है ना, अगर आप अभी तो आपने कमेंट में गलती की है, लेकिन अगर आप इसका वेरिएबल का नाम लिखने कहें ना, और आपने मिसाल के तौर पे आपको कोई कहता है कि यार एक वेरिएबल भी बना दो इस तरह का, ठीक है, और इसके अंदर आप ट्रू की वैल्यू डाल देते हैं कि यार ये तो ट्रू है। एक और प्रोग्रामर आएगा, वो आपके कोड को जब देख रहा होगा या उसको ऐड कर रहा होगा ना, तो उसको तो ये पता है कि डिविजिबल की स्पेलिंग ये होती है, उसमें ई नहीं होता। तो वो जब इसको यूज़ करेगा ना और इसके हिसाब से कोड लिखेगा, तो उसको याद नहीं रहेगा कि आपने इसमें स्पेलिंग मिस्टेक डाली हुई है। तो वो उसका कोड जो है वो कुछ और कर रहा होगा, आपका कोड कुछ और कर रहा होगा। इसलिए मेक श्योर कि अगर आप अंग्रेज़ी का कोई वेरिएबल यूज़ करें या अंग्रेज़ी ज़बान का कोई वेरिएबल नेम यूज़ करें तो उसमें टाइपो नहीं होना चाहिए। इवन आपके कमेंट्स में और आपके वैसे भी टाइपो ना हो तो बेहतर है। अच्छा, नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 2 एंड 3। आई थिंक ये अब चल जाना चाहिए। सो हम इसको मे बी 6 दे देते हैं, तो ये दोनों से डिविजिबल है। और अगर हम इसको मे बी 8 देते हैं तो ये कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। ओके, लेट्स मूव ऑन। सो राइट अ प्रोग्राम that checks whether a given number is positive, negative or zero, and then if it is positive check if it's even or odd। असाइनमेंट खत्म हो गई क्योंकि ये तो अच्छा नहीं है, ठीक है। ये सवाल हमने अभी देखा नहीं है, राइट? ये सवाल सबसे पहला सवाल था, लेकिन इस सवाल के अंदर उन्होंने हमें एक और चीज़ ऐड करने को बोली है, और वो ये है कि अगर वो नंबर पॉजिटिव है तो फिर चेक करो कि वो इवन है या ऑड है। सो राइट, सो हमने पहला जो सवाल किया था उसके अंदर सिर्फ ये चेक करना काफ़ी था कि वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या ज़ीरो है। लेकिन इसमें हमें कहा जा रहा है कि ये भी चेक करो, अगर वो पॉजिटिव है तो फिर ये भी चेक करो कि वो इवन है या ऑड है। तो यहाँ पे स्टूडेंट ने क्या किया है, मेरे ख्याल से ठीक ही किया है। अगर कोई गलती आपको नज़र आ रही है तो मुझे बताइएगा। इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो का मतलब ये है कि यहाँ पे वो देख रहे हैं कि वो नंबर पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है तो फिर वो देख रहे हैं कि क्या ये इवन है, तो वो प्रिंट करा रहे हैं इवन है। अदरवाइज़ वो प्रिंट करा रहे हैं कि ऑड है। और अगर ए लेस देन ज़ीरो होगा तो इसका मतलब है कि यहाँ पे नेगेटिव है, तो वो नेगेटिव प्रिंट करा रहे हैं। और सबसे लास्ट में अगर नंबर ना ही पॉजिटिव निकला, ये पहला वाला इफ, उसके बाद अगर नंबर ना ही नेगेटिव निकला तो फिर आखिरी जो सूरत हाल बच जाती है वो यही है कि अब वो ना ग्रेटर देन ज़ीरो है ना लेस देन ज़ीरो है, तो फिर वो ज़ीरो ही होगा। और अगर वो ज़ीरो है तो वो यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं कि ये ज़ीरो है। सो आई थिंक दिस इज़ फाइन। और इसी एग्जांपल में आपने देख लिया है कि एक अच्छी एग्जांपल आपके पास आ गई जहाँ पे आप इफ़ के अंदर एक और इफ़ और एल्स को एम्बेड भी कर सकते हैं। तो ये पॉजिटिव वाली चीज़ आपको सिर्फ तब चेक, इवन और ऑड वाली चीज़ आपको सिर्फ तब चेक करने को कहा गया था अगर वो नंबर पॉजिटिव होता। तो इसलिए स्टूडेंट ने यहाँ पे ये इफ़ और ये एल्स जो है वो मेन इफ़ के अंदर एम्बेड किया हुआ है। और बाकी कंडीशंस के अंदर उनको इवन और ऑड चेक करने को नहीं कहा गया था, तो इसलिए बाकी कंडीशंस खाली हैं। लेकिन इफ़ और एल्स ये वाली कंडीशन जो है ये आपके इस वाले इफ़ के अंदर जो है वो उन्होंने डाल दिया। सो दिस इज़ फाइन, आई थिंक इसमें कोई मसला नहीं है। और इसको हम मे बी चला के भी देख लेते हैं। अगर मैं इसको 16 देता हूँ तो ये बता रहा है कि हमारे पास वो नंबर जो है वो इवन है। और अगर मैं इसको -16 दे देता हूँ
तो हमें बता रहा है कि वो नंबर नेगेटिव है। आई थिंक दिस इज फाइन, लेट्स मूव ऑन। Implement a program that prints number from 1 to 3 using a while loop, and after the loop print loop finished. Implement a program that prints number from 1 to 3 using a while loop, and after the loop print loop finished. बिल्कुल सही है। बज़ाहिर तो हमें ये नंबर सही लग रहा है, ये प्रोग्राम सही लग रहा है। इसके अंदर उन्होंने क्या कहा है कि आई को 1 से स्टार्ट करो, और जब तक वो लेस देन और इक्वल टू 3 होता है तब तक तुम आई की वैल्यू प्रिंट करते जाओ, और आखिर में जैसे ही आई की वैल्यू 4 हो जाएगी, जब वो 4 हो जाएगी और ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो यहाँ पे लिख दो कि लूप फिनिश्ड। तो ये बिल्कुल ठीक है, ये सुरुन ने सही किया। और इसी की एग्जांपल मैंने आपको शायद देते हुए बताया था कि आप चाहें तो आई लूप के ख़त्म होने के बाद किस हालत में था, इसको अगर आप प्रिंट कराना चाहें तो लूप के बाद जो अपनी स्टेटमेंट है ना उसमें आप प्रिंट भी करा सकते हैं। तो मैंने इसमें सिंपली एक और चीज़ का इजाफा किया है कि मैंने बोला है कि लूप फिनिश्ड एज नाउ आई इज़ 4। तो लेकिन असाइनमेंट में इसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप चाहें तो ये लूप किस इस वक्त आई वेरिएबल किस हालत में है आप ये देखने के लिए ये काम करा सकते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैंने प्रिंट को किधर लगाया है, पहली लाइन पे लगाया है या दूसरी लाइन पे लगाया है, आई जो है वो हमेशा 4 हो चुका होगा इस लूप के आखिर में। आगे चलते हैं। Write a program that takes two numbers as input and prints both are positive, one is positive, or both are negative based on the conditions. So हमने इनपुट में एक नंबर लिया, और अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि क्या दोनों पॉजिटिव हैं, इनमें से एक पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव हैं। तो ऐसा काम जो कि आपको एक ही वक्त में दोनों अगर हो रहे हैं तो तब आप उसको करेंगे। अ, उसके लिए हमने देखा था कि आप ऑपरेटर यूज़ करते हैं एंड का। अपनी इफ़ कंडीशन के अंदर आप एंड का ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पे ये कंडीशन जो स्टूडेंट ने लगाई है वो क्या चेक कर रही है कि एक ही वक्त में हमारा ए का नंबर भी पॉजिटिव है और एट द सेम टाइम हमारा बी का नंबर भी पॉजिटिव है। ये उर्दू और अंग्रेज़ी का थोड़ा मसला हो जाता है। मैं उर्दू में जब और कह रहा होता हूँ तो उससे मुराद मेरी एंड ही होती है, और अंग्रेज़ी वाला जो और होता है वो बेसिकली उर्दू वाला या होता है। सो इसको आप ध्यान में रखिएगा। सो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि एक ही वक्त में ए ग्रेटर देन ज़ीरो भी होना चाहिए, और यानी कि एंड उर्दू वाला और इंग्लिश वाला एंड, बी को भी जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए। अगर एक ही वक्त में आपके पास ये दोनों कंडीशंस एक ही वक्त में ट्रू हैं तो ये सही कर रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे बोथ है पॉजिटिव को प्रिंट करा रहा है। और उसके अलावा सर नेक्स्ट वाले में और यूज होगा। नेक्स्ट वाले में और यूज़ होगा। हाँ, नेक्स्ट वाले में क्या कर रहा है स्टूडेंट? नेक्स्ट वाले में आई थिंक कुछ गलती हो रही है। नेक्स्ट वाले में वो क्या कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि अगर हमारा ए जो है वो पॉजिटिव है और एट द सेम टाइम हमारा बी नेगेटिव है तो फिर आपने क्या करना है? नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं थी, राइट। इसकी जगह हमें ये चाहिए था कि हम पहले आसान कंडीशन को लगा देते हैं। आसान कंडीशन क्या है कि इफ़ ए इज़ लेस देन ज़ीरो एंड बी इज़ लेस देन ज़ीरो, राइट। तो हम कह देते बोथ आर नेगेटिव। अच्छा, मुझे एक्चुअली पता नहीं आजकल के इंटरव्यू कैसे करते हैं, बट बी श्योर के जो आपसे सवाल कहा जा रहा हो ना, आप उसको एग्जैक्टली वैसा ही लिखें। क्योंकि अगर आपका ये प्रोग्राम जो है ये कोई इंसान नहीं बल्कि कोई कंप्यूटर चेक कर रहा है ना, तो अभी भी आपके इस टेस्ट इसको फेल कर देगा, आपके आंसर को। क्योंकि आपने यहाँ पे जो लिखे हैं ना, ये जो लफ्ज़ है ये एग्जैक्टली वैसा नहीं लिखा होगा। तो जस्ट मेक श्योर कि अगर उसने आपको बोथ और पॉजिटिव प्रिंट करने को कहा था तो जस्ट कॉपी पेस्ट कर लें बेशक, कि यहाँ बोथ का बी कैपिटल होना चाहिए था। यानी एक अगर आपका कोई टीचर आपकी असाइनमेंट ग्रेड कर रहा है उसको तो कोई परवाह नहीं है, वो बोलेगा आपने ठीक काम किया है। लेकिन अगर आपका कंप्यूटर, कभी कभार ऐसा होता है कि कंप्यूटर को चेक करने को दे देते हैं ये, तो कंप्यूटर चेक करेगा तो वो फेल कर देगा इसको, क्योंकि उसको ये दोनों स्ट्रेंथ परफेक्ट मैच इक्वल नहीं नजर आएंगे। सो अच्छा, अब आपने ये, सो हमने दो मसले हल कर लिए। एक सिंपल केस ये था कि अगर दोनों ग्रेटर देन ज़ीरो हैं तो बोथ है पॉजिटिव प्रिंट करा दो, अगर दोनों जो है वो लेस देन ज़ीरो हैं तो बोथ है नेगेटिव प्रिंट करा दो।
अब इसके अलावा क्या बच जाता है हमारे पास? इसके अलावा यानी इन दोनों के अलावा हमारे पास क्या क्या हो सकता है? 1 इज पॉजिटिव, ये रह गया, हाँ इसमें और एग्जैक्टली। यूज तो होगा। हाँ, तो नहीं, अब इसमें आप और यूज करें या ना यूज करें? 1 इज पॉजिटिव, ये अच्छा पॉइंट है आपका। अगर आप चाहें तो हम इसकी भी कंडीशन बना लेते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इसकी कंडीशन शायद बनाने की ज़रूरत नहीं है, अनलेस कोई स्टूडेंट ऐसा एग्जांपल हमारे सामने ले आता है जहाँ पे हमें बनानी पड़ जाए। अदरवाइज तो ये असाइनमेंट सिंपली इस तरीके से सॉल्व हो सकती है कि आपने कहा कि यार या तो ये ट्रू है या ये ट्रू है। अगर ये दोनों ट्रू नहीं है तो जो चीज़ बच जाती है ना वो यही बच जाती है। तो उसके उसके लिए आपको एल्स के अंदर कोई सेपरेट एल्स इफ लगाने की या इफ लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप ये कह देंगे कि भाई अगर ये दोनों ट्रू नहीं है ऊपर वाली, तो जो आखिर में चीज़ बच जाती है वो यही है कि इन दोनों में से कोई एक पॉजिटिव है। इसको करके भी देख लेते हैं। हो सकता है मैं गलत हूँ और कोई स्टूडेंट मुझे बताए कि ये इस तरह आप गलत कह रहे हैं। सो पहली बात तो ये है कि हम पहले एग्जांपल लेते हैं जहाँ पे दोनों पॉजिटिव थे, वो तो पॉजिटिव आ गया। दूसरी हम एग्जांपल लेते हैं जहाँ पे दोनों नेगेटिव थे, -9 कर देते हैं, वो तो नेगेटिव आ गया। तीसरी एग्जांपल लेते हैं जहाँ मैं पहला पॉजिटिव देता हूँ, पहले वाले को मैं 1 दे देता हूँ और दूसरे वाले को मैं -1 दे देता हूँ, तो भी सही जवाब आ गया। और इसका आखिरी कम्बिनेशन हम ट्राई करते हैं कि मैं पहला वाला नेगेटिव दे देता हूँ, दूसरा वाला पॉजिटिव दे देता हूँ, तो तब भी ये जवाब आ गया। तो सही, ये एक स्मार्ट वे या क्लेवर वे है इस मसले को हल करने का। लेकिन आपका ये अच्छा पॉइंट था, अगर आप अपनी एक सेपरेट कॉम्प्लिकेटेड एंड और की कंडीशन बनाना चाहते हैं तो वो आप बना सकते हैं, दैट वुड बी अ गुड असाइनमेंट फॉर यू। लेकिन अभी हमारे पास वक्त नहीं है। लेकिन सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करने का ये हल है कि आप मुश्किल चीज़ें पहले लिख दें और जो बच जाती है इन दोनों के बाद, वो ऑब्वियस कंडीशन है कि वो ये है कि इन दोनों में से कोई एक ही पॉजिटिव है, तो आप फिर इसको ऐसे कर दें। जी सर। ओके, सो इसके अच्छा 2 सवाल और हैं हमारे पास, 4 मिनट और हैं, लेट्स सी इफ वी कैन कंप्लीट दैट। सो राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स sorry create a program that checks whether a given number is divisible by, ये तो हमने देख नहीं लिया था, आई थिंक यस ये सर, रहता बस है। राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स एन एज एज एन इनपुट एंड कैटेगराइजेस दिस इनटू चाइल्ड, टीनेजर और एडल्ट एंड सीनियर। सो बेसिकली यूज़र की उसने इनपुट लेनी है और यूज़र की इनपुट लेके उसने देखना था कि यूज़र की एज की इनपुट लेनी है और एज की इनपुट लेके उसने देखना था कि अगर वो बच्चा जो है वो 12, यानी उसकी उम्र अगर आपने बताई है 0 से 12 साल में तो वो एक बच्चा है, अदरवाइज 13 से 19 में वो टीनेजर है, 20 से 59 में वो अडल्ट है, और अगर वो 60 साल से ऊपर का है तो फिर वो सीनियर है। तो देखते हैं कि यहाँ पे स्टूडेंट ने इसको सॉल्व किया है और सही किया है या नहीं किया। यहाँ पे स्टूडेंट ने कहा कि मैं इसकी एज पहले ले लेता हूँ और एज लेने के बाद मैं चेक करता हूँ कि उसकी एज जो है वो इस रेंज में फॉल करती है या नहीं करती, 0 से 12 की। अगर वो 0 से 12 की रेंज में फॉल करती है तो मैं उसको चाइल्ड प्रिंट करा दूंगा। सो पहली मिस्टेक तो इसी लाइन में है, हम इस मिस्टेक को इग्नोर करके आगे जाते हैं। दूसरा वो चेक करती है कि उसकी एज जो है वो 13 से 19 में फॉल करती है या नहीं, तो मैं यहाँ पे टीनेजर प्रिंट करा दूंगा। अगेन प्लीज़ मेक श्योर कि आप केस वही रखें जो आपसे कहा जा रहा है। सो चाइल्ड का सी कैपिटल होना चाहिए था, टीनेजर, और आखिर में वो कहती है कि अगर एज की रेंज 20 से 59 है तो अडल्ट प्रिंट करा दो, और अगर इनमें से कोई भी चीज़ दुरुस्त नहीं है तो फिर आप सीनियर प्रिंट करा दो। सो आई थिंक दैट इज़ ओके, दैट प्रोग्राम लिक्स ओके। सिर्फ मिस्टेक जो है वो रेंज के फंक्शन में है। मिस्टेक किसी को नज़र आ रही है? सर 12 की जगह 13 आएगा। हाँ, ये 12 की जगह 13 होना चाहिए था। रिमेंबर, रेंज का फंक्शन जो होता है वो अपने आखिरी जो एंडिंग एलिमेंट होता है उसको इंक्लूड नहीं करता। तो अगर आपने चेक करना है कि कोई बंदा 0 से 12 साल का है तो आपको 0 से 13 लिखना पड़ेगा, तब वो 0 से 12 की रेंज बनाएगा। यही मिस्टेक यहाँ पे भी है, 13 से 20 20। होना चाहिए था, और यही मिस्टेक यहाँ पे भी है, 20 से 58 होना चाहिए था। सर 16। सॉरी, 60 होना चाहिए था, 59 ही बल्कि 60 होना चाहिए था, यस। सर और इसी अगर वो क्वेश्चन को 60 या 60 से ज़्यादा गए तो आई गेस ये एल्फ जो एल्स कंडीशन है वो ट्रू है। आप में से कोई
स्टूडेंट जो कि बहुत ज़्यादा यानी जिसको शौक है कोई ऐसे उल्टे सीधे कंडीशन निकालने का, वो कह सकता था कि यार मैं माइनस वैल्यू दूंगा तब क्या होगा, तब तो इसको ये हैंडल नहीं कर सकता। लेकिन इस असाइनमेंट में हम अज्यूम कर सकते हैं कि यार माइनस वैल्यू एक वैलिड एज नहीं है, राइट? एज जो है वो 0 से स्टार्ट होती है किसी की। लेकिन जब आप कभी कंप्यूटर में एक्चुअल कोई सॉल्व कर रहे हो तो आपको हमेशा देखना चाहिए कि आपका वो एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहा बंदा कि आपको नेगेटिव वैल्यू भी हैंडल करनी है, तो आपको यहाँ पे एरर देना चाहिए कि जी एज नेगेटिव में नहीं हो सकती। जो प्रॉपर प्रोग्राम होते हैं वो हर किस्म की सिचुएशन को संभालने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन इस केस में आई थिंक ज़रूरत नहीं है हमें। सो अब अगर मैं उस बच्चे की उम्र 12 साल देता हूँ तो क्या प्रिंट होगा? वो चाइल्ड है। पहले जो मिस्टेक थी उसमें मैं अगर 12 देता तो ये प्रिंट नहीं होना था, क्योंकि इस केस में वो 12 को कंसिडर ही नहीं कर रहा था। उस केस में वो टीनेजर प्रिंट करना शुरू कर देता मेरे ख्याल से, या शायद कुछ भी प्रिंट ना करता, सीनियर प्रिंट कर लेता। देख लेते हैं बल्कि चलें इस मिस्टेक को कि वो क्या होनी थी। अगर मैं इस अब यहाँ पे 12 देता तो उसने वही सीनियर प्रिंट कर देना था, क्योंकि ना इधर जाना था ना इधर ना इधर, और वो एल्स में चला जाता। सो आई होप दिस वाज क्लियर। वी आर ऑलरेडी आउट ऑफ टाइम, बट आई थिंक दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस असाइनमेंट। सर इसी क्वेश्चन को हम इस तरह कर सकते थे, इफ एज इज लेस देन और इक्वल टू 12। बिल्कुल कर सकते थे। ये रेंज का तरीका उन्होंने थोड़ा अच्छा किया है, ज़रा ये शॉर्टकट है, लेकिन अगर आप चाहें तो यूं भी कर सकते थे कि इफ एज इज लेस देन 13 तो तब भी चल जाना था, और एज इज लेस देन 13 एंड ग्रेटर देन, जो भी आप वो करना चाह रहे हैं आप यूं भी कर सकते थे। वेयर एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 13 एंड लेस देन और इक्वल टू 19, तो फिर टीनेजर प्रिंट करा दो। तो आप यूं भी कर सकते हैं, लेकिन पाइथन के जो कन्वेंशन है उसमें रेंज का फंक्शन इसी तरह के काम को करने में के लिए बनाया गया है, तो ये भी एक एक्सेप्टेबल कोड है। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो इसको मज़ीद बेहतर भी कर सकते थे कि आप लेस देन और ग्रेटर देन वाला वो फीचर यूज़ कर लेते हैं, उसमें आपको ये रेंज निकालने की ज़रूरत ना पड़ती। दैट्स वैलिड पॉइंट। ओके, आई होप दिस मेड दिस क्लियर। और जिन जिन की मिस्टेक थी अपनी असाइनमेंट में उन्होंने अपना कंपैरिजन भी कर लिया होगा। यस सर। अच्छा, हमारे पास जो है वो सिर्फ 6 स्टूडेंट ने असाइनमेंट किए, तो बाकी क्यों नहीं करते असाइनमेंट? कोई अगर बताना चाहे। हाँ, दैट्स अ वैलिड पॉइंट। हमारे पास स्टूडेंट्स बहुत कम है जो असाइनमेंट कर रहे हैं, तो प्लीज़ डू मेक श्योर कि आप इसको करें, क्योंकि अगर आप सिर्फ हमें सुन रहे होंगे तो सुनने में उस वक्त तो आपको समझ आ रही होगी, लेकिन अगर आप ये खुद बाय हैंड प्रैक्टिस नहीं करते तो ये नॉलेज आपकी मेमोरी में लॉन्ग टर्म में बैठेगी नहीं। फिर यही होगा कि आप 1-2 महीना हमारी बातें सुनेंगे, फिर 1-2 महीने बाद आप भूल जाएंगे सारा कुछ, और दैट वुड नॉट बी हेल्पफुल। जब आप खुद कुछ कोई चीज़ ट्राई करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो तब आप एक्चुअली उसको ज़्यादा सीखते हैं। सो डू ट्राई टू मेक श्योर कि आप असाइनमेंट्स करें, और फिर उनको यहाँ पे चेक किया करें, क्रॉस रेफरेंस किया करें हमारे इस सोल्यूशन से। अच्छा, आप अगर आप भी अपनी असाइनमेंट करें तो हम उसे चेक करेंगे, और मैं चाहूँगा कि सुबह ना किसी स्टूडेंट को हम कहेंगे कि वो अपनी असाइनमेंट्स किस तरह की है, तो क्योंकि हर स्टूडेंट को उसके बोलने का मौका मिले। क्योंकि शुरू से कोर्स स्टार्ट हुआ तो हम देख रहे हैं सिर्फ 2-3 स्टूडेंट ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अभी हमारा कोर्स एंड हो गया तो सही से स्टूडेंट पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो हमारा टाइम हो गया है। अगर असाइनमेंट के मुतालिक कोई किसी का क्वेश्चन होगा तो हम सुबह ही से देखेंगे। तो अभी हम सेशन एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ओके अल्लाह सर, हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।